चाहती हो? मैं अपनी बेटी की कमाई खाती हूँ। अरे हाँ, मैं खाती हूँ अपनी बेटी की कमाई, लेकिन तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? माँ शांत रहो ना। माँ चाची का कहने का मतलब ये नहीं था, आप शांत हो जाओ ना। अरे क्या शांत हो जाऊं? ये झूठा मुंह लेकर आते हैं हमारे पास और दिखाते ऐसे हैं जैसे इन लोगों को हमारी बहुत चिंता है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ जो भी रिश्ते आते हैं ना तुम्हारे लिए, यही लोग तोड़वाते हैं उन रिश्तों को उल्टी सीधी बातें बताकर। प्रमिला, इतनी आग बबूला मत हो, हमने तुमसे कोई गलत बात नहीं कही है। यही तो कहा है ना कि तुम्हारी दोनों बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इनकी शादी कर दो। क्या गलत कहा? हमने तो ये नहीं कहा कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाती हो। नहीं तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हर बार तुम यही कहती हो कि बेटियां 30 की होने लगी और अभी तक नौकरी कर रही है, अभी तक मायके में है। इसका क्या मतलब है? मेरी बेटियां नौकरी कर रही है तो तुम्हारे कलेजे में क्यों आग लग रही है? असल में तुम्हारी बेटियां नौकरी नहीं करती है ना, इसलिए तुम्हारे कलेजे में आग लग रही है। सविता, इस प्रमिला को समझाना ना हमारे बस की बात नहीं है। आज तक इसे प्रमोद जी नहीं समझा पाए तो हम क्या समझाएंगे? चल, हमें क्या, हम तो इसके हितैषी बनने आए थे, लेकिन यह तो हमें दुश्मन समझ बैठी। अरे जाइए, हमें भी ऐसे हितैषियों की जरूरत नहीं है जो मुंह मेरा और बगल में छुरी रखते हो। माँ शांत रहिए ना, माँ शांत हो जाइए ना। बड़ी आई थी मेरी हितैषी बनने वाली। अरे इन लोगों के टोटके ना सब जानती हूँ मैं। यही लोग आए घर आए रिश्ते को, यही लोग भड़काते हैं। कोई नहीं भड़काता माँ, कोई नहीं भड़काता। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ना बहुत आग बबूला होने लगती हैं। आग बबूला ना हूँ तो क्या हूँ? अरे मेरे भी कलेजे में आग लगती है कि मेरी बेटियां 28-30 की होने लगी, लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता पक्का नहीं कर पाए हैं हम। क्या मैं अपना दुख इन पड़ोसियों को जाकर बताऊं, इन दोगली पड़ोसियों को जो सामने कुछ और बात करती हैं और पीठ पीछे कुछ और बात करती हैं? माँ, आप ले देकर अपना गुस्सा अड़ोस पड़ोस वालों पर क्यों निकालती हैं? तो क्या करूं? अरे छाती में आग लगाने चली जाती हैं और मुंह उठा उठा के ऐसी बातें करती हैं जैसे मैंने अपनी बेटियों के भविष्य का अधिकार इन्हीं दे के रखा है, इन्हीं ने जिम्मा लेकर रखा है कि तुम लोगों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे मुझे तो कोई चिंता ही नहीं पड़ी है। देखो माँ, हमें ना शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तो यह सोचकर ही घबराती हूँ कि मेरी और मीना की शादी हो गई तो सच में इस घर का गुजारा कैसे चल पाएगा। बेटा, तुम लोग हमारी चिंता मत करो। लेकिन पिताजी, चिंता कैसे ना करें? बेटा, मेरे पेंशन के रुपए आते हैं ना, उससे हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन एक पिता का बोझ तब तक नहीं उतरेगा जब तक वो अपनी बेटियों की शादी ना कर दे। बेटा, सच में हमें बहुत चिंता होने लगी है। तुम लोगों की उम्र बढ़ते जा रही है और तुम्हारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी है, और अभी तक कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं आया है। ठीक है ना पापा, आ जाएगा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपकी बीपी जल्दी बढ़ जाती है। मीना चल, काम पर चलते हैं, हमें देर हो रही है। प्रमिला, तुम छोटी छोटी बातों में मोहल्ले की औरतों के साथ क्यों उलझते रहती हो? वह लोग हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। शुरू से आदत है उनकी, शुरू से वो हमारे घर में बस ताकझाकी करते रहती हैं। वो तो ऊपर वाला ही जाने कौन किसका दुश्मन है, लेकिन एक बात याद रखना प्रमिला, अपने कर्मों की सजा ना हमें इसी जन्म में भुगतनी होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? कौन से ऐसे बुरे कर्म कर दिए मैंने जिसकी सजा भुगत रही हूँ मैं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सब लोग बस मेरी खुशियों के दुश्मन बने बैठे हैं। बाहर के लोग क्या और घर के लोग क्या, अरे खुद का पति भी मेरा दुश्मन बना बैठा है। ना जाने मेरे जीवन में कब शांति होगी। ये है प्रमिला जी और मोहन जी के दो बेटियां हैं। छोटी बेटी की उम्र 28 साल और बड़ी बेटी की उम्र 31 साल हो चुकी है। दोनों ही बेटियां एक मॉल में काम करती हैं। मनोज जी एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे, जहां से वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ी पेंशन मिलती है, लेकिन उनके पेंशन से घर नहीं चल पाता है। घर तो उन दोनों बेटियों की तनख्वाह से ही चलता है, लेकिन अब उम्र बढ़ जाने की वजह से उनके माता पिता को उनकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। ऐसे रिश्ते तो आते थे, लेकिन हर कोई उनकी आर्थिक स्थिति या रंग रूप देखकर रिश्ता मना कर देते थे। लेकिन प्रमिला जी को लगता था कि उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके पड़ोसियों का हाथ है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। हेलो, हाँ जीजी, राधे राधे जीजी। किसका फोन है माँ? अरे मेरी गांव की सहेली की बड़ी बहन है, उन्हीं का फोन है। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी उनसे, उसी सिलसिले में फोन किया है। रुक जा, बात करने दे, फिर बताती हूँ तुझे। हेलो, हाँ जीजी। क्या दोनों सगे भाई हैं? अच्छा, हाँ जीजी। नहीं, बिल्कुल संडे को भिजवा दीजिए आप। हाँ, हम सब घर में ही रहते हैं। मीना, बधाई हो बेटा, एक खुशखबरी है। वो जीजी ने बताया है कि दोनों लड़के एक ही परिवार के हैं और अच्छे खासे बड़े घर के लड़के हैं, बड़ी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, बस उन्हें तुम जैसे सुशील कन्याओं की जरूरत है। वह लोग संडे को आएंगे हमारे घर। देखो, इस बार ना यह रिश्ता जाने नहीं पाना चाहिए हमारे हाथ से। हाँ माँ, ये सब किस्मत की बात है, ऐसे हम किसी रिश्ते को बांध नहीं सकते। हाँ माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान होती हैं। अरे नाना बेटा, परेशान होने की जरूरत ही है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बेकार मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ के लोग ना बस हमारी खुशियों से जलते हैं और हमारे घर आए मेहमानों को ना जाने उल्टी सीधी बातें भड़का देते हैं। इस चक्कर में तुम लोगों का रिश्ता नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार सोच लिया है मैंने, मैं अपने पहचान के 2-4 लोगों को मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में खड़ा कर दूंगी। अगर किसी ने भी घर आए रिश्ते के बारे में उन लोगों से कोई भी बात की तो मैं उसे सरेआम जलील करूंगी और उसे उसकी की सजा भी दूंगी। आप भी ना माँ,
अच्छा ये सब बेकार की बातें छोड़ो और तुम लोग ना थोड़ा पार्लर वार्लर जाओ, अपना रंग रूप निखारो। तुम लोग तो इतने कम उम्र में ऐसी लगती हो जैसे 40 साल की अम्मा हो गई हो। मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे हमें फुर्सत ही कहाँ है कि हम अपना रंग रूप निखारे, इत्मीनान से जाकर पार्लर में बैठे। अरे हफ्ते में पूरे 7 दिन तो हम मॉल में ही रहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छी व्यवस्था करना, यह रिश्ता हाथ से जाने ना पाए। ठीक है मम्मी। इस तरह प्रमिला जी संडे आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती हैं और उन्होंने मेहमानों के स्वागत की खूब सारी तैयारियां भी करके रखी थी। जैसे तैसे दिन बीत जाते हैं और वह दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले प्रमिला जी के घर आते हैं। देखिए बहन जी, झूठ ना बुलवाए भगवान हमसे, लेकिन हमारी बेटियां बहुत ही संस्कारी हैं। हाँ भाई साहब, हमारी बेटियां हमारा गुरूर है। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब से हमारी बेटियों ने ही ये घर के सारे खर्चे उठा रखे हैं। वह अपने खर्चे भी खुद ही उठा लेती हैं। घर के कामकाज से लेकर हर एक चीज में माहिर है हमारी बेटियां। हाँ हाँ, वो तो हमने देख ही लिया, बहुत ही गुणवान बेटियां हैं आपकी। इस रिश्ते से हमें फिलहाल तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जल्दी आप लोगों को फोन पर बताएंगे, क्योंकि हम आपकी बच्चियों की फोटो लेकर जा रहे हैं। हम पहले अपने बेटों को दिखाएंगे, यदि उन्हें आपकी बेटियां पसंद आती हैं तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। जी जी, बस हमें तो आपके फोन का इंतजार रहेगा। आप लोगों से मिलकर बहन जी बहुत खुशी हुई। जी अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। सच में जी, अगर यहाँ रिश्ता हो गया ना तो हमारी बेटियों की तो जैसे किस्मत ही चमक जाएगी। अच्छा घर बार है, धन दौलत है, नौकरी चाकरी है, छोटा सा परिवार है, सब कुछ संपन्नता है उस घर में। बस उस घर में अब हमारी बेटियों की शादी हो जानी चाहिए। वैसे भी उनके 2 ही बेटे हैं, कोई बेटी भी नहीं है, तो कुल मिलाकर हमारी दोनों बेटियां उस घर में जाकर राज करेंगी। आगे चलकर वही लोग उस घर की मालकिन बन जाएंगी। हाँ प्रमिला, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है कि यह रिश्ता जरूर हो जाना चाहिए। तो ये समझ लो कि हमारी सारी चिंता ही हट जाएगी। हाँ बस अब उन लोगों के हाँ कहने की देरी है। मैंने मीना और रोशनी को लड़कों की फोटो दिखा दी है, उन्हें भी लड़के पसंद है। बस अब लड़कों को हमारी बेटियां पसंद आ जानी चाहिए। अब तो बस उन लोगों के फोन का इंतजार है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब वह जाकर अपने घर से हमें फोन करे और कोई खुशखबरी दे दे। इस तरह प्रमिला की खुशियों का मानो ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता आया था। दोनों लड़के सरकारी इंजीनियर थे, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, घर में नौकर चाकर भी थे और छोटा सा परिवार था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी लड़के वालों का कोई फोन नहीं आया था, जिसे लेकर प्रमिला जी बहुत उदास हो गई थी। कितना आदर सत्कार किया था मैंने लड़के वालों का, खुद भी कितना सज धज कर गई थी, कितने गहने जेवर पहने थे कि वह लोग बस किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए मान जाए। लेकिन 4 दिन बीत गए हैं, अभी तक उन लोगों का कोई फोन नहीं आया है। माँ इतना चिंता क्यों करती है माँ? कोई हम आप पर बोझ तो नहीं है जो आप हमारी शादी की इतनी फिक्र करने लगी है कि बस हमें जल्दी से इस घर से विदा करना चाहती है। रोशनी ऐसा ना बोल बेटा, अरे तू तो हमारा गर्व है, अभिमान है, तुझसे तो हमारी सारी खुशियाँ जुड़ी है बेटा। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें इस घर से विदा जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप हाथी भी पाल सकते हैं अपने घर में, लेकिन जवान बेटियों को ज्यादा दिन तक बिना ब्याहे अपने घर में नहीं रख सकते हैं। लोग दुनिया उंगली उठाने लगते हैं बेटा, और तुम हम पर बोझ कैसे हो सकती हो? तुम तो खुद ही अपने माता पिता का खर्चा उठा रही हो बेटा। और बताओ कौन से माता पिता ऐसी बेटियों को अपने आप से दूर करना चाहेंगे? लेकिन ये समाज, रिश्ते, नाते रिवाज, ये सब भी तो जरूरी है बेटा। ठीक है ना माँ, आप बेकार में कुछ ज्यादा ही चिंता करती हैं। जहाँ ईश्वर ने हमारी तकदीर लिखी है वहाँ खुद ब खुद रिश्ता जुड़ जाएगा और धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या ये लड़के तुम्हें पसंद थे? हाँ माँ, पसंद तो थे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है? अगर वो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हमारी पसंद से तो शादी नहीं हो सकती ना। ठीक है बेटा, मैं सोच रही थी कि लड़के वालों ने फोन नहीं किया है तो मैं ही उन्हें एक बार फोन कर लेती हूँ। नहीं माँ, ये शोभा थोड़ी ना देगा। अरे क्या करूँ बेटा, बेटियों के भविष्य का सवाल है और इतना अच्छा रिश्ता है, नौकर चाकर, गाड़ी मोटर, सरकारी नौकरी, सब कुछ तो है। तुम्हें भी कमाने दमाने की चिंता नहीं रहेगी बेटा, और तुम खुशी खुशी अपनी घर गृहस्थी संभालोगे। इससे ज्यादा एक माँ बाप को चाहिए ही क्या? रुक जा, मैं कल सुबह ना तेरे पापा से बात करती हूँ और उन्हीं से कहती हूँ लड़के वाले के घर फोन लगाने को। ठीक है माँ, जैसा आपको उचित लगे। इधर प्रमिला जी ने लड़के वालों को फोन लगाने का इरादा बना लिया, लेकिन दूसरे दिन करीब 10 बजे लड़के वालों का फोन आता है। कहाँ गए? सुनिए जी, आइए ना, देखिए लड़के वालों का फोन आया है। हाँ, फोन उठाओ प्रमिला जल्दी। हेलो जी, नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते बहन जी, हमें आप लोगों के फोन का बेसब्री से इंतजार था। काफी देर कर दिया बहन जी आपने फोन लगाने में। हाँ बहन जी, कोई बाजार से साड़ी खरीदने की तो बात नहीं है, अपने घर में बहू लाने की बात है। वह बहू जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी, तो उसके लिए तो सोच विचार करने में समय लगता ही है ना। अच्छा बताइए ना बहन जी, क्या आप लोगों को ये रिश्ता पसंद है? क्या आपके बेटे को मेरी बेटियां पसंद आई हैं? हाँ, लड़कों ने तो एक ही नजर में आपकी बेटियों को पसंद कर लिया, लेकिन क्या बहन जी, खुलकर बताइए ना। बोलिए ना बहन जी, मन बहुत घबरा रहा है। क्या बच्चों की कुंडली नहीं मिल पाई या फिर कोई दोष है बच्चों में? नहीं बहन जी, लड़का और लड़की की कुंडलियों में कोई गुण दोष नहीं है, बल्कि उनकी कुंडलियों के तो 36 में 36 गुण मिल रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारी
की और दूसरी बात ना ही हमें दहेज की कोई लालसा है। तो फिर बात क्या है, जल्दी बताइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखिए बहन जी, हमें ब्याह कर बहू लेकर आना है घर में, वह बहू जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, हमारी सेवा करेगी। हर माता पिता ऐसी ही बहू लाना चाहती है। लेकिन मेरे पति का कहना है कि वह ऐसे घर में रिश्ता जोड़ेंगे जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हों। क्या मतलब बहन जी, बड़े बुजुर्ग रहते हैं? अब हम तो है ना अपने बच्चों के साथ, और हमने अपने बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दिए हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन मुझे मालूम चला है कि आपके ससुर जी का तो स्वर्गवास हो ही चुका है, लेकिन आपकी सास अभी भी जिंदा है और वह आप लोगों के साथ नहीं रहती। और यह भी सुना है कि उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ रहती है। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन सीधे शब्दों में हम यह कहना चाहते थे कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग जैसे कि दादा दादी हो, वैसे घर की लड़कियां हम बहू बनाकर अपने घर ले आएंगे, क्योंकि जो लड़कियां दादा दादी के साथ रहती हैं उन्हें बड़े बुजुर्गों की सेवा भाव का शुरू से ही इच्छा रहती है। नहीं तो जो बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं रहते हैं वह बाद में बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए आनाकानी करते हैं। ठीक है, नमस्ते बहन जी। यह क्या बात हो गई? ये लड़के वाले पागल तो नहीं हो गए हैं? ये कैसी अजीब सी शर्त रख दी उन लोगों ने कि जिस घर में दादा दादी होंगे उस घर से ही वो बहू लेकर आएंगे। मैंने कहा था ना, ये मोहल्ले वाले ही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। अरे इन मोहल्ले वालों को ही पता है कि आपकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। देखो मोहल्ले वालों ने ही आग लगाया है। अरे ये तीसरी बार है जब हमारी बेटियों के रिश्ते टूटे हैं। ये लड़के वाले लोग भी ना अजीब अजीब मांग करने लगे हैं। इससे पहले कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई की मांग कर रहा था, तो कोई कहीं ज्यादा दहेज की मांग कर रहा था, तो कभी कोई किसी और चीज की डिमांड कर रहा था। पहली बार यह रिश्ता देखा मैंने जो यह डिमांड कर रहे हैं कि जिस घर में दादा दादी हो उसी घर की वो बेटी ब्याह कर ले आएंगे। अरे एक बात बताइए, क्या दुनिया में जिन लड़कियों के दादा दादी नहीं होंगे, क्या वह लड़कियां कुंवारी ही रह जाएगी? क्या उनके हाथ कभी पीले नहीं होंगे? कैसे पागलों की तरह बात कर रहे हैं ये लोग। अरे ये मोहल्ले वालों ने ही दुश्मनी निभाई है, इन्हीं लोगों ने आग लगाया है। नहीं तो उन लोगों के सिवा कौन जानता है बताइए कि आपके पिताजी तो नहीं है लेकिन माता जिंदा है। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ ढूंढूं बताओ, कहाँ से लेकर आऊं अपनी बेटियों के लिए उन्हें? माँ ये क्या कह रही हैं आप? क्या सच में दादी जिंदा है? लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती है दुराचारी बुढ़िया के बारे में? अरे वाह ना, बहुत ही खराब थी, तुम्हारी माँ को बहुत परेशान करती थी और दो दो बेटियां हो जाने पर मुझे उल्टी सीधी बातें कोसते रहती थी। क्या ये क्या कह रही है माँ? हाँ तुम्हारी दादी तो थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो इस दुनिया में है या नहीं, क्योंकि आज से 20 साल पहले ही वह इस घर से जा चुकी है। वह तुम लोगों की दादी कहलाने लायक नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ का जीना हराम करके रखा था और वह अपनी मर्जी से इतरा कर घमंड में चूर होकर इस घर को छोड़कर गई है और कहा था उसने मुझसे कि वो मेरा मुख कभी नहीं देखेगी। बस करो प्रमिला, बस करो, झूठ बोलना बंद करो। मेरी माँ ने कभी भी बेटी होने पर तुम्हें नहीं कोसा है। तुम्हें उसे पसंद नहीं करती थी और न ही मेरी माँ दुराचारी थी। और हाँ, मेरी माँ को मरी हुई मत बताओ, क्योंकि मेरी माँ आज भी जिंदा है और वो कहाँ रहती है यह भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं साल में 4 बार कम से कम अपनी माँ से मिलता हूँ। इसका मतलब तुमने धोखा किया है मेरे साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी से धोखा करते हुए और अपनी माँ से छुप छुप कर मिलते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, शर्म तो बहुत आती है मुझे कि मैं अपने ही जन्मदाता से छुप छुप कर मिलता हूँ। अरे बेटा, तुम लोग नहीं जानती हो अपनी दादी को, वह बहुत ही दुष्ट महिला थी। अगर वह जिंदा भी होती ना तो उनके जीते जी इस घर में कोई रिश्ते वाले कदम तक नहीं रखते। बस करो प्रमिला, बस करो, मेरी माँ की बदनामी गाना बंद करो। असल में बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी माँ इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गई। चलो मेरे साथ। हाँ पापा, हम जानना चाहते हैं कि दादी यहाँ से क्यों गई, क्योंकि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन माँ तो बेकार में आग बबूला होते रहती हैं। पापा चलिए और हमें पूरी बात बताइए कि दादी इस घर को छोड़कर क्यों गई और दादी कहाँ है? हाँ पापा, हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें। ठीक है बेटा, चलो कमरे में। इस तरह मनोज जी अपने दोनों बेटियों को अपने कमरे में लेकर जाते हैं और अपनी माँ की फोटो दिखाते हुए वह पुरानी बातें बताते हैं। रोशनी, मीना, तुम्हारी दादी और मैं बस एक दूसरे के सहारे थे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी तो जब मैं कम उम्र का था तभी हमें छोड़कर जा चुके थे। जब मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हुई तब तक तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारी माँ ने शुरू में तुम्हारी दादी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में तुम्हारी माँ मेरी माँ से खटपट करने लगी थी। छोटी छोटी बातों में इतना चीखना चिल्लाना करती थी कि सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती थी। धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि तुम्हारी माँ जिद पर आ गई कि अगर मैंने अपनी माँ को घर से जाने के लिए नहीं कहा तो वह अपने आप को आग लगा लेगी और हम दोनों माँ बेटे को जेल करवा देगी। प्रमिला ने कभी भी मेरी माँ को पसंद नहीं किया। शुरू से ही मेरी माँ प्रमिला की आंखों में गड़ती थी, लेकिन शुरू में उससे कुछ कहते नहीं बनता था, इसलिए सब कुछ चुपचाप झेल रही थी। वो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी थी बेटा, हाथ पैर नहीं भी चलते तब भी वो घर के काम करती, कभी बैठकर नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को तुम्हारी दादी का हमारे साथ रहना जरा भी पसंद नहीं था। हर रोज किसी न किसी बात पर कलेश करती, रोती, झगड़ती, तो कभी अपने आप को मारने की धमकी देती, तो कभी हमें जेल में बंद करने की धमकी देती थी। बस इसी लड़ाई झगड़े के चलते मैं बहुत मजबूर हो गया था बेटा।
और तुम्हारी माँ को खुश रखने के लिए मजबूरी में आकर अपनी माँ को घर से जाने के लिए कह दिया था। मुझे शर्म आती है अपने आप के ऊपर। यह कहते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि थू है ऐसे बेटे की जिंदगी पर जो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अपनी माँ को घर से जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ को कभी खुश नहीं रख पाया। मैं हर रोज घुट घुट कर जीता हूँ बेटा। सोचता हूँ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा पाप किया है मैंने, जो अपने बुजुर्ग माँ को, जिनका मैं एकमात्र सहारा था, उन्हें अपने आप से दूर कर दिया। मैं हर रोज घुट घुट कर जीता हूँ बेटा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पापा कि हमारी माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। हाँ बेटा, मेरे एक एक शब्द सही है। हाँ, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दो, आग लगा दो माँ बेटी के रिश्ते में। बेटा, अपने पापा की बातों में मत आना। तुम्हारे पापा एक नंबर के झूठे हैं, या मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बस करो माँ, झूठ बोलना बस करो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें उस उम्र में आपने घर से निकाल दिया। हाँ माँ, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी सास से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए और आज आपके कर्मों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। क्यों संभाल कर नहीं रखा आपने अपनी सास को अपने साथ? हमें तो बड़ी बड़ी बातें सिखाती हैं आप, संस्कारों की बातें करती हैं, लेकिन लगता है नाना नानी ने आपको ही संस्कार नहीं दिए थे, जो आपने उस उम्र में अपनी सास को घर से निकाल दिया, हमारी दादी को बेघर कर दिया, एक बेटे को उनकी माँ से दूर कर दिया। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम लोग। मैं गलत नहीं हूँ। तुम लोग कुछ नहीं जानते हो उस समय के बारे में। क्या नहीं जानते हैं माँ? अब मुझे समझ में आ गया कि अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ क्यों खुसर पुसर करती हैं, क्यों आपके बारे में बातें करती हैं, क्यों आपको निर्दयी कहती हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। देखा माला, जिस माँ को हम देवी कह के पूछते थे, जिस माँ के लिए हमने इतनी मेहनत की, अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देने के बारे में सोचते रहे, लेकिन हमारी माँ तो कितनी निर्दयी निकली, जो हमारी बुजुर्ग दादी को बेघर कर दिया। माला, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें अपनी दादी को ढूंढ कर लेकर आना है यहाँ, और हमारी माँ ने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, उस पाप को हमें धोना है। हाँ दीदी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी माँ ऐसा भी कर सकती है। पापा, आप बोल रहे थे ना कि आप साल में 3-4 बार दादी से मिलते हैं, तो पापा प्लीज हमें ना आप दादी के पास ले चलिए। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ शादी करना चाहते हैं, इसलिए अपनी दादी को ढूंढना चाहते हैं। शादी ब्याह तो एक साइड रहा पापा, जहाँ नसीब होगा वहाँ खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन हमें जब पता चल चुका है कि हमारी दादी इस दुनिया में है और जीवित है, तो हम अपनी दादी से मिलना चाहते हैं और उनकी सेवा करके अपने माँ के कर्मों के पाप को धुलना चाहते हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जल्द ही ले जाऊंगा वहाँ। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, तुम मिल गई कलेजे को ठंडक। मुझे तो यह मालूम नहीं था कि आपके अंदर मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है, लेकिन आज आपने ये सारा जहर उगल दिया है। मतलब आप एक छत के नीचे मेरे साथ एक कमरे में ही रहते रहे, लेकिन मेरे लिए कितना जहर था आपके अंदर, और मुझे धोखा देकर मेरे साथ धोखेधड़ी करके अपनी माँ से चुपके चुपके चोरी चोरी मिलते रहे आप। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन बहुत मजबूरी में रहता था। मुझे तुमसे अंदर ही अंदर नफरत होती थी, लेकिन मैं मजबूर था। तुम्हारे गुस्सेली स्वभाव की वजह से मैं अपना गुस्सा कभी बाहर नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरी बेटियां इतनी मजबूत है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बेटियां सब कुछ संभाल लेगी। इसीलिए मैंने आज अपने गुस्से के गुबार को बाहर ले आया और मेरे अंदर जो भी भरा था वो सब कुछ बोल दिया। हाँ, आज मैं चीख चीख कर कह सकता हूँ कि तुमने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया है, तुमने पाप किया है, मेरी माँ का दिल जलाकर उन्हें बेघर करके, और आज तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, और मिल ही तो रही है। जो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं तुम पर उंगली उठाती हैं, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं। अच्छा, तो महिलाएं उल्टी सीधी बातें करती हैं और आप चुपचाप सुनते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो लोग कौन सी गलत बातें करते हैं? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ना कि तुमने कितना तमाशा किया है, और मेरी माँ आधी रात को रोते हुए अपनी सामान की गठरी लेकर ठंड के दिन में यहाँ वहाँ सड़कों में भटकती रही। सबने देखा कि कैसे तुम चाकू लेकर भागती थी और हमें डराती थी कि तुम अपनी जान ले लोगी अगर मेरी माँ घर से नहीं गई तो। अभी भी वक्त है, अगर तुम अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहती हो तो अभी भी तुम मेरी माँ से जीते जी माफी मांग लो। नहीं तो अगर मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई ना, तो तुम्हें माफ करने वाला कोई नहीं रहेगा और तुम तिल तिल कर मरोगी। क्योंकि एक बार मैं अपनी बेटियों को विदा कर दूं, उसके बाद मैं अपनी मर्जी का मालिक हो जाऊंगा। मुझे कोई डराने धमकाने वाला ना होगा। मैं तो कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी कर लूंगा। पाप काट रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। हे भगवान, मैं किस गलतफहमी में जी रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ, जहाँ मेरी दोनों बेटियां मुझ पर जान छिड़कती है, मेरी अरमानों को पूरा करने के लिए दिन रात नौकरी करती हैं, और मेरे पति जो कभी मेरी बातों का मुझे पलट कर जवाब नहीं देते और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुझे क्या पता था कि यह सारे रिश्ते खोखले हैं। मुझे तो माँ जी की एक एक बात याद आने लगी। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि एक न एक दिन जीवन में ऐसा आएगा मेरा, जब मैं अपने बीते हुए अतीत को याद करके बहुत रोऊंगी, या मेरा अतीत मुझे काटने को दौड़ेगा। देखो ना, आखिर वो समय आ ही गया। मैंने सच में माँ जी के साथ बहुत ही अत्याचार किया। उन्हें हर बात पर डांट-टपट करती थी, और यहाँ तक अगर उनको कभी खांसी आ जाए तो मैं उनको एक गिलास पानी तक नहीं देती थी।
उनके जूठे बर्तन नहीं धोती थी, उनके कपड़े नहीं धोती थी, उनका कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक वह जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में मैं झाड़ू तक नहीं लगाती थी। इतने साल हो गए, मैंने कभी एक बार भी उनके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की कि बेचारी कहाँ है, कैसी है। शायद मेरी ही गलती है और मेरी गलतियों की सजा आज मेरी बेटी को मिल रही है। मेरे कर्म तो इतने बुरे हैं कि मैं लाख माँ जी के सामने मिन्नतें करूंगी तो वह लौटकर यहाँ कभी नहीं आएंगी, लेकिन बेटियों की शादी करना है मुझे तो मिन्नतें तो करनी ही होंगी। मेरी बात में शायद वो ना आए, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो जरूर पिघल जाएंगी, तो मैं भी इनके साथ माँ जी को लेने जाऊंगी और वहीं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लूंगी। इस तरह प्रमिला जी को आज अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था और उन्होंने मन बना लिया कि वो अपनी सास को लेने जाएंगी। दूसरे दिन मनोज जी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ उनकी माँ रहती थी। अरे मनोज अंकल आप? हाँ देवेश बाबू, वो असल में मैं आज माँ से अपनी दोनों बेटियों व पत्नी को मिलाना चाहता था, इसीलिए अचानक बिना बताए आ गया। अच्छा, अभी तो नर्स आई है जो माँ जी का नहलाना धुलाना कर रही है। आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद माँ जी आ जाएंगी। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अपनी रूटीन में जा रहा हूँ। ठीक है बाबू। पापा, यह भले इंसान कौन है? बेटा, यह देवेश बाबू है। देवेश बाबू के पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। यह करोड़पति पिता की संतान है। इनके 3-4 NGO चलते हैं जहाँ यह गरीब बेसहारा बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। अच्छा पापा, दादी यहाँ कैसे आई? बेटा, मैं देवेश बाबू के पिता को शुरू से ही जानता था। पहले मैं उन्हीं के घर में काम किया करता था मेरी नौकरी लगने से पहले। जब तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया तो मैंने देवेश बाबू के पिता से बात की और उन्हें बताया कि मेरे घर की क्या स्थिति है, तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि मैं अपनी माँ को लाकर यहाँ छोड़ दूं। यह लोग मेरी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। देवेश बाबू के पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन देवेश बाबू ने मेरी माँ की इतनी अच्छी देखभाल की है कि शायद मैं भी नहीं कर पाता। माँ जी, मनोज भाई आए हैं। क्या? मेरा बेटा मनोज आया है? इतने दिनों बाद मनोज, इस बार तूने इतना देर क्यों कर दिया बेटा? कहीं मेरी सांसें रुक गई होती तो तुझे देखे बिना ही मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ऐसे कैसे आप दुनिया को अलविदा कह देती? जब तक आप अपने बेटे से नहीं मिलती तो कैसे छोड़ देती अपनी सांसें, बताओ। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ बेटा, जो रोज रोज अपने बेटे के चेहरा भी नहीं देख पाती। बस मैं उंगलियों पे दिन गिनते रहती हूँ कि अब कितने दिन बचे हैं जब मेरा बेटा मुझे देखने आएगा। माँ देखिए ना, इस बार मैंने आपकी दोनों पोतियों को लेकर आया है। क्या मेरी पोती आई है? बेटा, मुझे तो बराबर से दिखाई भी नहीं देता है। ये रोशनी और मीना है ना? आओ मेरी बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। तुम लोगों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। तुम लोग जब ढंग से चल तक नहीं पाती थी तब से मैंने तुमको देखा था। उसके बाद से ये आंखें तुम्हें हर रोज ढूंढती थी। दादी, हमें तो कल ही पता चला कि आप इस दुनिया में हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाई और पापा के साथ हम यहाँ आ गई। दादी, हम आपको लेने आए हैं। आप चलिए दादी, आप हमारे साथ रहिए। बेटा, तुम लोग मुझे घर ले जाने का फैसला तो करा ही हो, लेकिन क्या तुमने एक बार भी अपनी माँ से पूछा है कि तुम अपनी दादी को अपने साथ लेकर आने वाली है? दादी, माँ तो खुद आपको लेने आई है। कैसी बात कर रही हो बच्चियों? दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी माँ कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। भला वो मुझे लेने आएगी जो आधी रात को ठंड की कड़कड़ाती रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, वो आज मुझे लेने आएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ जी, सच में मैं आज आपको लेने आई हूँ। अपनी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। भगवान ने मुझे मेरी गलतियों की क्या खूब सजा दी है माँ जी। मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम प्रमिला ही हो ना? हाँ माँ जी, मैं वही प्रमिला हूँ जो कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को आपको आपके घर से बाहर निकाल चुकी थी, एक माँ को एक बेटे से अलग कर चुकी थी। लेकिन देखिए ना, तकदीर ने भी मेरे कर्मों की क्या खूब सजा दी है मुझे क्या माँ जी, मेरे कर्मों की सजा मेरी बच्चियों को मिल रही है। बच्चियों को कैसे तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है? भला इन बच्चियों का क्या दोष है? हाँ माँ जी, मेरी बच्चियाँ आज 28-30 साल की हो चुकी हैं और हम लोग इनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो भी रिश्ते आते हैं वह किसी न किसी कारण से टूट ही जाते हैं। और एक रिश्ता ऐसा था जिसमें सब कुछ ठीक था, सबके गुण मिल चुके थे, लड़कियां लड़कों को पसंद कर चुकी थी, लड़के लड़कियों को पसंद कर चुके थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन लड़के वाले चाहते थे कि वो ऐसे घर से बहू ब्याह कर ले आएंगे जो बच्चियां अपने दादा दादी के साथ रहती हों, क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं उन्हें सेवा भाव की आदत होती है और वही बच्चियां बुढ़ापे में अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हैं। दादी, आप ये मत सोचिएगा कि हम अपनी शादी करवाना चाहते हैं इसलिए हम आपको यहाँ लेने आए हैं। हाँ दादी, क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान ने जहाँ हमारी तकदीर लिखी होगी वहाँ खुद ब खुद हमारी शादी हो जाएगी। हम अपनी माँ के पाप को धुलने आए हैं दादी। अपनी माँ के कर्मों की सजा हम आपको भुगतने नहीं देंगे दादी। हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। नहीं बेटा, अब तो बस थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, मैं यहीं कहीं किसी कोने में काट लूंगी।
नहीं माँ जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, आप मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ कर दीजिए और घर चलिए। एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं अपने सारे बुरे कर्मों को भुलाकर दिलो जान से आपकी सेवा करूंगी माँ जी। मुझे एक बात साफ साफ समझ में आ गई कि जो लोग बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें बेघर करते हैं, वह जिंदगी में कभी न कभी उस मुकाम पर जाकर जरूर खड़े हो जाते हैं जहाँ उन्हें अपने किए का परिणाम मिलता है। और आज देखिए ना, मैं जिंदगी के 20 साल घमंड में चूर थी। मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, लेकिन जब आँख खुली तो समझ में आया कि ना ही मेरी बच्चियां मेरे साथ है और ना ही मेरे पति, वह भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बुरे कर्मों की वजह से। मेरी कर्मों की सजा मैं अपनी बच्चियों को नहीं भुगतने दे सकती माँ जी। मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, आप चलिए ना। हाँ बहू, मैं तुम्हारे पाप की सजा ना अपनी पोतियों को तो बिल्कुल नहीं भुगतने दूंगी, इसीलिए मैं चलूंगी जरूर तुम्हारे साथ, लेकिन इन बच्चियों की शादी होते तक ही मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। उसके बाद वापस मैं इसी वृद्धाश्रम में आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति की आदत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, कोई किसी को बोझ नहीं समझता है। माँ, क्या आप अपने बेटे के साथ भी नहीं रहना चाहोगी? बेटा, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए वह घर छोड़ा था, नहीं तो मैं चाहती तो वह घर मेरा था। बहू मुझे क्या घर से निकालती, मैं उसे घर से निकाल सकती थी। लेकिन बेटा, अब ना बहुत ज्यादा समय हो चुका है और मेरी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन बचे हैं, तो ना अब मैं यहीं के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं उस घर में हमेशा के लिए तो नहीं लौट पाऊंगी। माँ, आपने हमारी दादी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बस बेटा, बस करो, जो कुछ हो गया है वह लौट कर तो नहीं आएगा। तुम अपनी माँ के ऊपर इतना नाराज मत हो। वैसे भी अब तुम्हारी माँ को एक अच्छा खासा सबक मिल ही चुका है कि हमें हमारे कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी होती है। बस बच्चों, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपनी माँ के आचरण को दोहराना मत, क्योंकि जो दुख मैंने झेला है वह दुख मैं नहीं चाहती कि कोई भी दूसरी बुजुर्ग माँ झेले और बुढ़ापे में उस माँ को अपने बेटे से दूर होना पड़े। हाँ दादी, हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ दादी, हम जिस घर में भी ब्याह कर जाएंगे उस घर के बड़े बुजुर्गों को खूब प्यार और खूब मान सम्मान देंगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और चलिए मेरे साथ। हाँ बहू, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों की सजा ना अपनी पोतियों को नहीं भुगतने देना चाहती। चलिए माँ। इस तरह आज प्रमिला जी को अपने किए का अच्छा खासा सबक मिल चुका था। मीना और रोशनी अपनी दादी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हम आप लोगों को यही संदेश देना चाहते थे कि बड़े बुजुर्ग घर की शान होते हैं। जिन बुजुर्गों के बदौलत आपको नए रिश्ते मिले हैं, नया घर परिवार मिला है, आप उन्हें ही अपने स्वार्थ के चलते उनके बच्चों से या उनके घर से दूर मत कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर हमें हमारे कर्मों की सजा इसी जन्म में देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।